Audio is clear.
मैम वॉइस स्लो आ रही है आपकी, बहुत कम। वॉइस स्लो आ रही है, ब्रेक हो रही है? ब्रेक नहीं हो रही मैम, बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है। अभी अभी बेटा बोलना मैम एक बार। अभी बताइए फिर से, अभी सही आ रही ठीक है मैम अभी। सो हमारे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक होता था इक्विलिब्रियम ऑफ डायनामिक सिस्टम। वो हम डिस्कस कर लेते हैं है क्या एक्चुअली इस टॉपिक के। क्लियर है? साउंड साउंड क्लियर है बेटा? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से, बहुत स्लो है मैम। माइक पास कर लो अभी मैम। बताइए बेटा, क्लियर है? क्लियर है? मैम धीरे यस मैम। अभी भी प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी अभी बताइए। मैम बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अभी बेटा ठीक है मैम। ठीक है? अभी यस मैम। कंटिन्यू करें? स्लो बोल रहे हो मैम आप बहुत ज्यादा। इसमें कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है ना। अभी बताइए सही है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? यस मैम क्लियर है। आप अपनी तरफ से भी कनेक्शन को चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है बेटा, अभी करूँ कंटिन्यू? यस मैम। ठीक है, तो हमें डायनामिक सिस्टम का इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करना है। डायनामिक सिस्टम कल हमने डिस्कस कर लिया था। कौन सा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है गैस सैंपल। गैस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। उनका मोशन जो है वो रैंडमली होता है और इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज होगा और उनकी एनर्जी भी चेंज होगी। अभी क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ऑडियो क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमें स्टडी करना है इक्विलिब्रियम ऑफ डायनामिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? तो बेसिकली डायनामिक सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और एक दूसरे को कोलाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। जब डायनामिक सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की नंबरिंग ज्यादा होती है तो जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से वो कम होती जाएगी बहुत फास्टली। ठीक है, ध्यान रखना यदि डायनामिक सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन होगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जो सिस्टम होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम किस में रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर रहेगा। जैसे ही हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, वापिस से वो किस में चला जाएगा, सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पहले वो किस स्टेट के अंदर था, डिस्टर्ब स्टेट के अंदर था। जैसे हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो वापस से जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट थी, उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो डायनामिक सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। ध्यान रखना यहाँ पे एक यही पॉइंट नोट करने का है कि डायनामिक सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी। ये पॉइंट आपको नोट करना है।
क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। ये वाला पढ़ो। ठीक है, बस इसमें आपको बेसिकली यही स्टडी करना है। तो मेनली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है उनके बिहेवियर को स्टडी किया। ठीक है, जैसे कहाँ इसका यूज होता है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स का नंबरिंग ज्यादा होता है, या मेटल के अंदर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखें वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में नहीं होते, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखें, तो ये सब के अंदर बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उनको स्टडी करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज करते हैं। क्लियर है सबको? यूनिट 1 यहाँ पे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है इस पेपर की, पेपर 1। आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, Yes, ma'am. हाँ आप इसकी अच्छे से रिवीजन कर लेना। होमवर्क के लिए यही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जितने भी आपके सोल्ड एग्जांपल्स हैं उनको कॉपी के अंदर करके देखेंगे। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। मैंने सारे मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दिए हैं, जैसे पढ़ाते हो साथ साथ अंडरलाइन करते जाते हैं। आप साथ साथ उनके नोट्स बनाते रहिए, जितना आप लिख के देखो उतना माइंड में आपको स्टेबल रहेगा, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेटा ये कुछ Yes, ma'am. क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। ये वही क्वेश्चंस है जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट इस यूनिट का पढ़ा है सारा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, आप इनको कर सकते हैं। आप इनको, आपका होमवर्क यही है, आप इन क्वेश्चन को सभी एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. दूसरा कुछ नीचे और क्वेश्चंस है, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, इस वीक के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है इस यूनिट के, ये भी पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से थ्योरी इसे सुना है, समझा है, पढ़ा है, तो आप इनको इजीली समझ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है बेटा, यस मैम। इसके पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई थिंक 28 है, तो डेली के आप 5 ट्राई करेंगे इनको। Yes. 5 to 6 डे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी आप ट्राई करें। Okay, और ma'am. प्रैक्टिस अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चलें अब आगे। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करवाओगे मैम? हाँ बेटा, सेकेंड मैम कल से करवा देना। कब से कराऊं? कल से। कल से करा दो। यस मैम। अभी क्या करें? एक दो न्यूमेरिकल करवा दो मैम। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करा बेटा देना। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप खुद एक बार ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे आपने सोल्ड एग्जांपल्स पढ़े हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एज इट इज वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे और ये सॉल्व आउट होंगे। ठीक है बेटा, हम कर solve लेंगे कर- मैम, लेकिन आज सेकंड मत करो। क्या बेटा? ठीक है मैम, कर लेंगे ट्राई। हाँ, एक बार ट्राई करके देखिए बेटा। ठीक है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कराना चाह रही हूँ सेकंड वीक का।
और कुछ पूछना है इस यूनिट में? नो मैम। इजी थी ये यूनिट? यस मैम। यूनिट 2 दिखाई दे रही है, चैप्टर 2 एंट्रोपी नो एंड मैम। बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये दिखाई दे रही है? फर्स्ट नो चैप्टर मैम। मैम। चैप्टर 2 लिखा दिखाई नहीं दे रहा? फर्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। फर्स्ट वाली यूनिट ही शो हो रही है। फर्स्ट ही शो हो रही है। अब देखो हो गया मैम। आ गई। आ गई। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबके पास बुक अवेलेबल है? यस मैम। यस यस मैम। मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ, ठीक है? जिसके पास ना हो तो खोल के पढ़ो। सो हमारा जो चैप्टर 2 है या फिर यूनिट 2 है, टोटल हमारे 4 ही चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है? फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ ली है, अब सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। और इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर थर्ड और फोर्थ का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है पढ़ा, ठीक है, डिटेल में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, स्टेट पढ़ी, मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, ठीक है बेटा। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन पढ़ा। उसके बाद सिस्टम पढ़े, डायनामिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट पढ़े स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर। जो हमारा चैप्टर 2 है उसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पोस्टुलेट पढ़ेंगे। सबसे पहले पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? एनीवन? assumptions हाँ, अजम्पशंस होता है। हाँ, क्या क्या अजम्पशंस थी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर जो की गई? सबसे पहला अजम्पशन क्या था, ध्यान से देखिए। ऑल गैसेस या सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जितनी भी गैस होंगी या फिर गैसेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके अंदर तो किससे सिस्टम किससे बना होगा? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा। गैस भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे, और जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है। क्लियर है सबको? यस मैम। पहला Yes, assumption ma'am. या पहला पोस्टुलेट यही था। सेकंड पोस्टुलेट क्या था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का? क्या दिया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी गैस के अंदर या सिस्टम के अंदर, वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। मान लिया जैसे कोई गैस है, ठीक है, या फिर कोई सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, सेल्स मान लिए हमने, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10। इस सिस्टम के अंदर या इस गैस के अंदर 10 सेल्स हैं। तो 10 सेल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। मान लिया फर्स्ट सेल में पहला पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, N1, ठीक है। सेकेंड सेल में जो पार्टिकल है उसका नाम क्या है, N2। सिमिलरली N3 अप टू N10, ठीक है। यदि
टोटल सेल्स n हो बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग सेल के अंदर क्या होंगे, उनका जो सम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 अप टू n किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट देखिए, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगी, होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उनकी जो टोटल एनर्जी होगी सभी मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। मान लिया जो फर्स्ट पार्टिकल है पहले सेल के अंदर n1 पार्टिकल है, उसकी एनर्जी है u1। सेकंड सेल के अंदर जो सेकंड पार्टिकल है n2, उसकी एनर्जी u2। सिमिलरली n सेल के अंदर जो n पार्टिकल है उसकी एनर्जी है un। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इनकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहले की एनर्जी क्या रहेगी, n1 इंटू u1 होगी, क्योंकि n1 वो पार्टिकल है, u1 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो किसके इक्वल मान लिया, टोटल एनर्जी का सम यहाँ पे u के इक्वल कंसिडर कर लिया। u जो स्मॉल u है वो एनर्जी का सिंबल होता है। क्लियर है सबको थर्ड पोस्टुलेट? यस मैम। यस मैम। बेटा फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या दिया गया, फेज स्पेस के अंदर। सबसे पहले मुझे बताइए फेज स्पेस क्या होता है। कल ही बताया मैंने आपको फेज स्पेस। बताइए बेटा। फेज स्पेस नहीं बताता, थ्री डायमेंशनल स्पेस नहीं बताया। बताया था थ्री डायमेंशनल स्पेस। यस मैम। फेज स्पेस की कितनी डायमेंशन बताए थे, 6 मैम। 6 बताई गई थी। 3 तो 6 बताए पोजीशन थे मैम। कोऑर्डिनेट थे, और 3 और कौन से थे बाकी, मोमेंटम। मोमेंटम कोऑर्डिनेट। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स मैम। एक तो था एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो इन छह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फेज स्पेस बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है। पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस कंस्टिट्यूट फेज स्पेस। अब क्लियर है फेज स्पेस? यस मैम। डायनामिक सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, तो उसके अंदर हमें मोमेंटम स्पेस की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, खाली पोजीशन स्पेस से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो वहां पे 6 के 6 कोऑर्डिनेट यूज होंगे डायनामिक सिस्टम के अंदर। तो फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर कहा गया, आप देखो यहाँ पे टर्म यूज हो रही थी, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब आपने एक बार इसको रीड आउट नहीं किया। अब एक आधी टर्म आगे ऐसे यहाँ पे आएंगे, मैं पूछूंगी आपसे। फेज स्पेस के अंदर ऑल द एलिमेंट्री सेल आर ऑफ सेम या इक्वल साइज। जितने भी एलिमेंट्री सेल होंगे ये या कंपार्टमेंट होंगे, सबका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। क्या ये भी पहले हमने कंसिडर किया था? ये तो पढ़ा था ना कि किसी भी मतलब बॉक्स के अंदर जो कंपार्टमेंट होंगे उनका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। यस मैम। है ना? और वहां पे आपकी कौन सी प्रोबेबिलिटी का कौन सी टाइप होगी, इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्लियर है फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ अजम्पशन।
यस मैम। उसके बाद Yes, बेटा ma'am. फिफ्थ assumption थी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट दैट आर इक्वली लाइकली टू अकर आर इक्वल। ठीक है, जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी जो इक्वली लाइकली होगी होने की वो इक्वल होगी। अब जैसे इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, एक बॉक्स है जिसके दो कंपार्टमेंट हैं, बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है इसमें एंटर कर रहा है, तो उस पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इक्वली लाइकली होगी वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी एंटर कर सकता है और सेकंड में भी एंटर कर सकता है। हर एक केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता सकते हैं एंटर करने की? 1/2 मैम। 1/2। वेरी गुड। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अब यहाँ पे देखो दो टर्म आ रही है, एक माइक्रो स्टेट एक मैक्रो स्टेट। अब मेरा फिर से क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रो स्टेट में और मैक्रो स्टेट? बता सकती हो बेटा? एनीवन? अच्छा मुझे बताइए, मैक्रो दोनों में ही पार्टिकल का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ना, होता है अरेंजमेंट। वन आफ्टर द अदर होता है मैम, पहले एक में देन दूसरे में। माइक्रो स्टेट के अंदर पार्टिकल का डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सेपरेटली। और मैक्रो स्टेट के अंदर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा बिना उनको डिस्टिंग्विश किए होता है, बताया था। एट द सेम टाइम। जैसे ये नहीं लिया था कि मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम है, ठीक है, जो पार्टिकल होगी किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो उसके दो स्टेट हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप मुझे बता सकते हो मैक्रो स्टेट क्या क्या हो सकती है? टू जीरो, 02, 02, 11. और 11। 1/1 मैम। क्या इसमें सेपरेट अरेंजमेंट हो रहा है, क्या डिस्टिंग्विश हो रहा है, कहाँ हो रहा है डिस्टिंग्विश? नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये वाला और बताइए, ए बी 0, 0 ए बी, ए बी और एक है पी और ए। मैक्रो स्टेट है या माइक्रो स्टेट है ये वाली? माइक्रो स्टेट मैम। माइक्रो है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट दिखा रखा है, देखो ये कि पहली स्टेट के अंदर केवल एक पार्टिकल जाएगा, दूसरी स्टेट में भी एक ही जाएगा। मैक्रो में तो उसको 1/1 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो चीज एक ही बार दिखाई, माइक्रो के अंदर वो डिस्टिंक्ट बार दिखाई, ठीक है, मतलब उनको सेपरेट करके दिखाई, दो बार दिखाई कि पहले में ए गया दूसरे में बी गया, इससे रिवर्स भी हमने लिया, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगा वो कौन सी स्टेट होगी आपकी, माइक्रो, और जहाँ पे डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नहीं होगा वो कौन सी स्टेट होगी, मैक्रो। माइक्रो स्टेट। क्लियर है? यस मैम। तो जितनी भी माइक्रो स्टेट होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पॉसिबल मैक्रो स्टेट, ये जो माइक्रो स्टेट है किसके कोरेस्पॉन्ड, किसको देख के लिखा है, इस मैक्रो स्टेट को देख के लिखा है, वो इक्वली प्रोबेबल होंगे। मतलब यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे जो उनकी एंटर करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी, कि पहले बॉक्स के अंदर ए पार्टिकल जाए या दूसरे में बी, पहले में बी दूसरे में ए, ठीक है, उसको तो 1/1 से रिप्रेजेंट करेंगे ना माइक्रो स्टेट के अंदर, ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ, उसके बाद लास्ट पोस्टुलेट है
द इक्विलिब्रियम स्टेट किसकी, मैक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम, जो सिस्टम की मैक्रो स्टेट होगी वो कोरेस्पॉन्ड करेंगे स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्रो स्टेट जो होगी वो स्टेट होगी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो मैक्रो स्टेट के अंदर 4 केस बन रहे हैं और वहां पे माइक्रो के अंदर 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो मैक्रो स्टेट की जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी। अभी अभी तो पढ़ा हमने डायनामिक सिस्टम के अंदर, लास्ट टॉपिक कराया तो है मैंने इस यूनिट का। डायनामिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को ही बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट, स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है सबको पोस्टुलेट सारे, ये अच्छे से कर लेना, इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेज स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर कितना फेज स्पेस वॉल्यूम होगा। फेज स्पेस तो हमने अभी पढ़ लिया, जहाँ पे पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस है वो बनाता है फेज स्पेस। अब बात आती है फेज स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होगा, दो वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा, पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम जो होगा और मोमेंटम स्पेस का जो वॉल्यूम होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट, उन दोनों के वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वॉल्यूम इन फेज स्पेस या फिर फेज स्पेस वॉल्यूम। और जिसका सिंबल होता है फेज स्पेस वॉल्यूम का आपका टाउ, ये रहा। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ, पोजीशन स्पेस का जो वॉल्यूम होगा और मोमेंटम स्पेस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे, उन दोनों के वॉल्यूम के प्रोडक्ट को बोलेंगे फेज स्पेस वॉल्यूम, और जिसका सिंबल होगा टाउ। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, क्या ये होगा dx इंटू में dy इंटू में dz। अरे वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना किसी भी Yes, क्यूब ma'am. का, मतलब बेसिकली जो कंपार्टमेंट होंगे इस शेप में होंगे। और मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, तीनों डायरेक्शन में उनका प्रोडक्ट dpx dpy और dpz। ठीक है, इन 6 का जो प्रोडक्ट हो, ये तो है पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम और ये है मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम। इन दोनों वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलेंगे फेज स्पेस वॉल्यूम। क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेज स्पेस सेल का साइज। अब हमने फेज स्पेस को पढ़ लिया, फेज स्पेस वॉल्यूम पढ़ लिया, अब फेज स्पेस जो सेल होगी उसका साइज हमें पढ़ना है। ठीक है, मान लेते हैं फेज स्पेस का वॉल्यूम है टाउ, वो किससे बना है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल से बना है और हर एक सेल का वॉल्यूम क्या है, इक्वल। ठीक है बेटा, फेज स्पेस का जो वॉल्यूम Yes, ma'am. है इसका मतलब है तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल से बना है, हर एक जिसका वॉल्यूम, हर एक सेल का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एलिमेंट्री सेल्स है डिफरेंट, ठीक है, और हर एक का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। हम एक सेल मान लेते हैं, कोई भी एलिमेंट्री सेल मान लो, मैंने ये कंसीडर कर लिया, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट किसके बीच में होंगे, x एंड x प्लस dx। क्या ये बता सकती हूँ इसके बीच में कैसे होंगे, यदि x डायरेक्शन में लेके चले तो
और ये पोजीशन स्पेस हमारा एक डायरेक्शन में है, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट उस एलिमेंट्री सेल के x एंड x प्लस dx के बीच में कैसे होंगे? एनीवन? बेटा x प्लस dx माइनस x कितना आएगा? पहले तो मुझे ये बताइए। dx आएगा और y एंड y प्लस dy का डिफरेंस क्या आएगा? dy आएगा। सिमिलरली z एंड z प्लस dz का डिफरेंस क्या आएगा? इसमें से ये माइनस करना, dz आएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, तो क्या Yes, कंस्टिट्यूट ma'am. करेगा वो? dx dy dz वॉल्यूम कंस्टिट्यूट कर देगा उसका। मतलब हर एक एलिमेंट्री सेल होगा, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लिया इसका x है और स्मॉल चेंज है यहाँ पे नेक्स्ट का dx चेंज, ठीक है। नेक्स्ट का है x प्लस dx और ऐड होगा, तो डिफरेंस तो dx ही आएगा ना फिर वो। ठीक है, क्योंकि फेस स्पेस का वॉल्यूम का क्या मतलब है? dx इंटू dy इंटू dz एंड dpx इंटू dpy इंटू dpz। अब इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके बीच में होंगे, तभी तो dx आएगा यहाँ से, x और x प्लस dx के बीच में होंगे। ठीक है बेटा? यस मैम। सिमिलरली इनके Yes, मोमेंटम ma'am. कोऑर्डिनेट भी इसके बीच में लाई करेंगे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होगी, उसका जो वॉल्यूम होगा पोजीशन स्पेस के अंदर, क्या ये होगा? मैंने बता दिया पहले। यस मैम। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्री सेल है, इसके अंदर कोई भी एक सेल ले ली, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम पोजीशन स्पेस के अंदर ये होगा। सिमिलरली उस एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस के अंदर ये होगा। यस मैम। यस मैम। अब पोजीशन स्पेस के वॉल्यूम को dv से दिखा दिया इन्होंने, और मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम को एक अलग सिंबल से इन्होंने दिखा दिया है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। ऐसा किस लिए किया है? ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए आपस में। ठीक है, यदि इसको भी dv लिख देते हैं तो या तो dv लिखो या dv1 लिखो या dv2 लिखो। वैसे पोजीशन स्पेस के वॉल्यूम को हम dv से ही दिखाते हैं, मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम को हम d एक डिफरेंट सिंबल है इससे दिखाते हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम यस मैम। एलिमेंट्री सेल का फेस स्पेस के अंदर हर एलिमेंट्री सेल में क्या होगा? बीटो होगा, स्मॉल चेंज। तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस के अंदर स्मॉल चेंज आ रहा है, तो टोटल जो वॉल्यूम होगा उसमें तो स्मॉल चेंज आएगा ना, टाउ ना होगी जी टाउ होगा। ठीक है, यस मैम। यस से मैम। यही Yes, ma'am. कंक्लूजन निकलता है कि फेस स्पेस का जो वॉल्यूम होगा हर एक एलिमेंट्री सेल का, तो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस इनटू प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है बेटा? यस मैम। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी जो इसके साइज की बात है वो फिर फर्दर कल करेंगे, कि अभी टाइम आउट होने वाला है। ठीक है बेटा? ओके मैम। पढ़ के आना। जस्ट छोटा यस सा मैम। इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया। ठीक है बेटा? और यूनिट 1 आप रिवाइज करके आएंगे। यस मैम। क्लास ऑफ करें।